बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर काशिफ सद्दीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल दी रोड टू मैथ सक्सेस। तो स्टूडेंट, मेरा कुछ गला ख़राब है, शायद आपको आवाज़ में प्रॉब्लम आए। बहरहाल मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि आपको सही तरीके से समझ आए। आज हम एक्सरसाइज 6.5 का सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये स्टेटमेंट वाले प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस हैं, इंतहाई आसान है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट एक ही मेथड पे चल रहे हैं। ये सारी की सारी राइट एंगल ट्रायंगल है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं, तो इसलिए इनकी स्टेटमेंट समझना इंतहाई ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 7 है जिसकी एक क्लियर कट आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। इफ़, अगर द लैडर किसको कहते हैं? सीढ़ी को। इफ़ अ लैडर, अगर एक सीढ़ी इज प्लेस्ड, खड़ी है, अलोंग दी वॉल, अगर एक सीढ़ी दीवार के साथ खड़ी है, जैसे कि आपको स्टूडेंट डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये एक सीढ़ी है और ये एक दीवार है। तो आमतौर पर जो लकड़ी की सीढ़ी होती है वो आपने अक्सर घरों की छतों पे देखी होंगी, तो वो दीवार के साथ कुछ इस तरह खड़ी होती है। तो इफ़, अगर एक सीढ़ी इज प्लेस्ड, खड़ी है, अलोंग दी वॉल, दीवार के साथ, सच दैट, कुछ इस तरह, फुट ऑफ द लैडर, के सीढ़ी का जो फुट है यानी सीढ़ी का जो नीचे ज़मीन वाला हिस्सा है, ये इस 2 मीटर अवे फ्रॉम दी वॉल, यानी सीढ़ी और दीवार के दरमियान जो फासला है वो कितना है? 2 मीटर है। सीढ़ी और दीवार के दरमियान फासला 2 मीटर है। आगे वो क्या कहता है? इफ़, अगर द लेंथ ऑफ द लैडर इज 8 मीटर, ये जो सीढ़ी आपको दिखाई गई है ये कितनी है? 8 मीटर। तो फाइंड द हाइट ऑफ वॉल, तो बताएं इस दीवार की बुलंदी कितनी होगी। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन समझ में आया कि एक लकड़ी की सीढ़ी है जिसे मैं ए और सी से डिनोट कर रहा हूँ। ये सीढ़ी दीवार के साथ खड़ी है। सीढ़ी और दीवार के दरमियान नीचे से फासला 2 मीटर है। सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है। तो बताएं दीवार की हाइट कितनी होगी। तो आप स्टूडेंट अगर इसे गौर से देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनती है। तो मैंने क्या लिखा कि सोल्यूशन में, इन आ राइट एंगल्ड ट्रायंगल ABC, BC इज द हाइट ऑफ वॉल। BC जो है ये दीवार की हाइट है। हम लोगों ने स्टूडेंट क्या किया? लेट कर लिया इस हाइट को किसके इक्वल? x के इक्वल, कि दीवार की जो हाइट है वो x मीटर है। लेट किया मेजरमेंट BC बराबर है x। तो स्टूडेंट देखिए, 90 के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हमारे पास परपेंडिकुलर और ये हमारे पास बेस। तो अगर हमारे पास 2 साइड्स गिवन में हो और हमने तीसरी साइड मालूम करनी हो तो हमारे लिए सबसे अच्छी ऑप्शन क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम। तो हम स्टूडेंट पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट 8 है, वो हमने उसकी जगह पुट कर दी।
परपेंडिकुलर की वैल्यू x है, वो हमने रहने दी, और बेस की वैल्यू हमारे पास 2 है, वो हमने बेस की जगह लिख दी। यानी हाइपोटेनियस की जगह 8 लिखा, परपेंडिकुलर की जगह x का स्क्वायर और बेस की जगह 2 का स्क्वायर। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होगा स्टूडेंट? 8 का स्क्वायर 64, x का स्क्वायर लिया तो x की पावर 2, 4 का स्क्वायर लिया यानी 2 का स्क्वायर लिया तो वो 4 आ गया। अब +4 था, जब इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो -4, एक्स स्क्वायर वैसे ही, एक्स स्क्वायर यहाँ पर इसी तरह 64 में से 4 गया तो 60 बचा। हमें एक्स स्क्वायर नहीं, हमें एक्स की कीमत चाहिए, तो दोनों तरफ टेकिंग स्क्वायर रूट, इधर भी स्क्वायर रूट ले लिया, इधर भी स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो x बचा। और जब आपने इसका कैलकुलेटर की मदद से स्क्वायर लिया यानी स्क्वायर रूट, तो 7.75 आया। यानी हाइट ऑफ द वॉल जो हमारे पास दीवार थी वो कितनी आ गई? 7.75 सेंटीमीटर। जी स्टूडेंट, सवाल समझ में आया कि ये एक सीढ़ी थी जो दीवार के साथ लगी हुई थी, ये वॉल है, सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है, दीवार और सीढ़ी के दरमियान नीचे से फासला 2 मीटर है, हमने हाइट मालूम करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाया, पाइथागोरस थ्योरम में वैल्यूज पुट की, तो हमें हाइट ऑफ द वॉल मिल गई 7.75 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 6.5। द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड यानी एक मुस्ततीली खेत, ये आपको डायग्राम में नज़र आ रहा होगा स्टूडेंट। रेक्टेंगुलर फील्ड एक ऐसा खेत होता है, बेसिकली हमें रेक्टेंगल पता होना चाहिए। रेक्टेंगल एक ऐसी शेप को कहते हैं जिसकी ऑपोजिट साइड्स बराबर होती हैं। इसकी चारों साइड्स इक्वल नहीं होती, बल्कि ए बी साइड बराबर होगी सी डी के और बी सी साइड बराबर होगी ए डी के। जिस तरह आपका मोबाइल है, आपकी मोबाइल की शेप भी क्या है? रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड बराबर है। और डायगोनल कहते हैं जो इसको हाफ करे, यानी सैंडविच की तरह हाफ करे। ठीक है स्टूडेंट, तो कहता है कि रेक्टेंगुलर फील्ड है ए बी सी डी, उसका डायगोनल की वैल्यू x+9 दी गई है और एक और साइड की वैल्यू दी गई है x+7 और x आपने मालूम करना है। यानी उसने ये सारी वैल्यूज़ खुद से एडजस्ट करके दी हुई हैं। डायगोनल की वैल्यू उसने x+9 दी जो कि हमने लिख दिया, बेस की वैल्यू x+7 और x। अब हमने x मालूम करना है तो इंतहाई ईजी है स्टूडेंट। अगर आप गौर करें तो ये आप लोगों के पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। जी हाँ, तो मैंने क्या लिखा? सिंस ABCD is a rectangular field, so we take right angle triangle ABC। इसलिए हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो हिस्सा सेलेक्ट किया जिसके ऊपर हम काम करेंगे वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है AB और C। तो ये मैंने यहाँ से इस ट्राइंगल को उठा के ये आपके सामने बना दिया, ABC। ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो 90 के सामने क्या होता है? हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर और लास्ट साइड क्या होगी? बेस। तो स्टूडेंट हमारे पास सिर्फ साइड गिवन है, एंगल नहीं गिवन। तो जब साइड गिवन हो 1 2 3 और एंगल का कोई जिक्र नहीं है, तो हमारे लिए इसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको क्या कहता है?
हाइपोटेनियस स्केल इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू x प्लस 9 का स्केयर, परपेंडिकुलर की वैल्यू x प्लस 7, ओ सॉरी ये गलती से मैंने बेस की जगह लिख दिया है, और बेस की वैल्यू थी x प्लस 7, ये मैंने आगे पीछे करके लिख दी है। तो आप इसे ठीक कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर की जगह x और बेस की जगह x प्लस 7, या आप बेस पहले लिख दें परपेंडिकुलर बाद में लिख लें, इससे आपके फार्मूले में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब स्टूडेंट ये दोनों वैल्यूज़ प्लस हो रही हैं, तो जब दो वैल्यूज़ प्लस हो रही हो और उनका स्केयर हो तो ये एक फार्मूला है जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। तो क्या फार्मूला है? a प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है? a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, यानी पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली रकम जो पहले स्केयर के अंदर है और दूसरी रकम जो दूसरे स्केयर के अंदर है। ये हमने फार्मूला ओपन किया, तो इधर भी स्टूडेंट सेम यही फार्मूला लगा। दो वैल्यूज़ प्लस और उनका स्केयर, तो पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2 पहली रकम, और पहली रकम के स्केयर के अंदर जो था वो रख दी, दूसरी स्केयर के अंदर जो था वो दूसरी वैल्यू लिख दी, और x का स्केयर इधर। ये फार्मूला मैंने दोबारा हाईलाइट कर दिया है कि ये फार्मूला हमने इस्तेमाल किया है। a प्लस बी का होल स्केयर किसके इक्वल होता है? पहली रकम का स्केयर प्लस दूसरी रकम का स्केयर प्लस 2 पहली रकम जो पहले स्केयर के अंदर है और दूसरी रकम जो दूसरे स्केयर के अंदर है। जी स्टूडेंट, इसे ओपन करते हैं। x का स्केयर x स्केयर, 9 का स्केयर 81, 2 9s are 18x, x का स्केयर x स्केयर, 7 का स्केयर 49, 2 7s are 14x, और ये x का स्केयर वैसे ही आ जाएगा इधर। x स्केयर प्लस 81 प्लस 18x, मैंने ब्रैकेट खोल दी, x स्केयर प्लस 49 प्लस 14x, ये भी ब्रैकेट खोल दी, और प्लस x स्केयर वैसे ही। फिर x स्केयर प्लस 81 प्लस 18x। अब मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये x स्केयर और ये x स्केयर, x स्केयर को जब मैंने x स्केयर में जमा किया तो 2x स्केयर आ गया प्लस 14x प्लस 49। इसके बाद इन तमाम वैल्यूज़ को मैं इधर ले आया, 2x स्केयर प्लस 14x प्लस 49 प्लस x स्केयर इधर आके माइनस x स्केयर प्लस 81 उधर जाके माइनस 81 प्लस 18x उधर आके माइनस 18x। अब मैंने अरेंज किया, 2x स्केयर में से x स्केयर माइनस किया, यानी x स्केयर वाली वैल्यूज़ एक दफ़ा लिख ली। फिर 14x माइनस 18x ये मैंने अलग लिख लिया, प्लस 49 कांस्टेंट नंबर और माइनस 81 ये मैंने अलग कर लिया। मैंने क्या किया स्टूडेंट, x स्केयर वाली वैल्यूज़ अलग, x वाली वैल्यूज़ अलग, और x के बगैर यानी कांस्टेंट नंबर अलग कर लिए। जी स्टूडेंट, मैंने लास्ट लाइन दोबारा लिख दी कि x स्केयर वाली रकमें अलग, 2x स्केयर में से x स्केयर माइनस करना है, 14x में से 18x और 49 में से 81 माइनस किया, तो 2x स्केयर में से x स्केयर माइनस किया तो खाली x स्केयर बचा, खाली x स्केयर यानी 1x स्केयर प्लस 14x माइनस 18x तो माइनस 4x। देखें, माइनस 18x प्लस 14x, माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम का, माइनस 81 प्लस 49 माइनस प्लस माइनस साइन बड़ी रकम का, यानी माइनस 81 प्लस 49
तो -32 ये लिख दिया। अच्छा स्टूडेंट, सारी वैल्यूज़ इधर आ गई थी, यहाँ 0 बचा। अब 0 को हम कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, तो मैंने 0 को इस साइड पे शिफ्ट कर दिया। अब क्वेश्चन ज़रा एक सही फॉर्म में आ गया। x² - 4x - 32 = 0। अब इसके साथ कुछ नहीं था तो क्या था, 1। अब हम इसकी स्टूडेंट करेंगे मिड टर्म ब्रेक। मिड टर्म ब्रेक आपको पता होगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 32 से, 1 को 32 से मल्टीप्लाई किया तो 32 आ गया। अब 32 किस किस टेबल पे जाता है, 1 पे जाता है 1 32s आर, 2 पे जाता है 2 16s आर, 4 पे जाता है 4 8s आर। तो इन पेयर्स में से हमने कोई एक पेयर सेलेक्ट करना है जिसे थर्ड वैल्यू रूल के मुताबिक हम माइनस करें तो 4 आए, वो ये पेयर बनता है 4 और 8। यानी 8 में से 4 माइनस करें तो 4 आता है। तो हमने भी वही किया, x² - 4x की जगह लिखा 8x - 4x - 32। स्टूडेंट, जब आपने थर्ड वैल्यू रूल लगाना है तो ब्रैकेट जरूर लगानी है। अब ब्रैकेट लगाएंगे तो सही हल होगा। अब -8x माइनस प्लस 4x - 32। अब इस पेयर में से x कॉमन लिया तो x - 8 यानी स्क्वायर था, एक x बाहर आ गया तो दूसरा अंदर, 8x था, x कॉमन लिया तो सिर्फ 8 बचा, प्लस अब इस पेयर में से 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया तो x बचा, 4 के टेबल पर 32 जाता है, जी हाँ 4 8s आर 32। दोनों ब्रैकेट सेम है, दोनों ब्रैकेट सेम होने का मतलब अल्लाह का शुक्र है हमारा जवाब ठीक है। अब x - 8 और x - 8 सेम वैल्यूज थी, इन्हें अलग लिखा, और जो नहीं मिलते, जो एक्स्ट्रा था x + 4 वो अलग लिख दिया। अब आपकी ये दोनों वैल्यूज 0 के इक्वल हैं। तो क्या किया स्टूडेंट, हमने एक दफ़ा x - 8 को 0 के इक्वल लिखा, दूसरी दफ़ा x + 4 को 0 के इक्वल लिखा। अब -8 है, दूसरी साइड पे इक्वल के जाएगा तो +8, +4 है, जब ये इक्वल के दूसरी साइड पे जाएगा तो -4। देखिए -8 इधर आके +8 हो गया, +4 उधर जाके -4। तो सिंस x इज लेंथ, यहाँ हम एक लंबाई का जिक्र कर रहे हैं, ऑफ अ साइड ऑफ रेक्टेंगल विच कैन नॉट बी नेगेटिव। यानी स्टूडेंट आपको पता है कि लंबाई कभी भी किसी चीज़ की नेगेटिव नहीं आती। सो वी इग्नोर x इज इक्वल टू -4। तो हमने इस जवाब को इग्नोर कर दिया, क्योंकि लेंथ है कभी नेगेटिव नहीं आती। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ, सो रिक्वायर्ड वैल्यू इज x इज इक्वल टू 8। समझ आ गया स्टूडेंट? नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।